रही है जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई खबर यह है कि पीएफआई कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। हिंसा से पहले जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन होता है, उसमें भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद हिंसा फैल जाती है जहांगीरपुरी इलाके में। तो कनेक्शन यहां नजर आता है और इसकी भी जांच करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि हिंसा में मस्जिद पर कुछ घंटे के बाद मस्जिद पर लोग जुट जाते हैं और वहां पर हमले शुरू हो जाते हैं। जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने हिंसा हुई थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है। और अब सवाल ये है कि क्या उन लोगों को ये वीडियो नहीं दिखते हैं, ये भड़काऊ बयान नहीं दिखते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दिखते हैं, जो लोग उन लोगों को बेगुनाह बता रहे हैं, उन लोगों को फंसाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर इसमें आरोपी दिख रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जो इस मामले पर सियासत कर रहे हैं, क्या उनको ऐसे वीडियो नहीं दिख रहे हैं जो सीधे तौर पर लोगों को भड़का रहे हैं? ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जंतर मंतर से भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को उकसाया गया है, छोटे छोटे बच्चों को उकसाया गया है, बच्चों को आगे करके हमले तेज किए गए थे, पत्थर बरसाए गए थे। और कल जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। महिलाओं को आगे करके घरों के अंदर छिपकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई से जुड़े हुए लोग लोगों को भड़का रहे हैं। सुजाता, बिल्कुल, ये तस्वीरें, ये वीडियो वो सामने आया है जिसमें आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब ये कनेक्शन साबित हो गया है कि इसके बाद ही कुछ घंटों के बाद ही हिंसा फैल जाती है। सवाल ये भी है कि सुरक्षा एजेंसियों को भी ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक श्रृंखला है, सीरीज की तरह एक के बाद एक अलग अलग शहर जो है वो हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है। सवाल ये है कि ये प्रदर्शन यहाँ पर होते हैं, इसमें इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, कैसे ये हो पाता है, इसे रोका क्यों नहीं जाता? और अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हर जगह हम किसी भी प्रदेश की बात करें, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल और अब दिल्ली, कोई भी हिंसा होती है नाम आता है पीएफआई का। अमित, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? बताना चाहता हूं कि एसडीपीआई जो है पीएफआई की जी मैं आपको बताना चाहता हूं एसडीपीआई जो है वो पीएफआई की स्टूडेंट विंग है। और जंतर मंतर पर हनुमान जयंती के दिन यानी कि शनिवार को उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और वहां पर जो है भड़काऊ नारे भी लगाए। खबर ये आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि जाफराबाद और जहांगीरपुरी जहां से पे दंगे हुए वहां से जो लोग हैं वो जंतर मंतर पहुंचे थे। उसके बाद यहां पर इस तरीके की अफवाह जहांगीरपुरी में फैला दी जाती है कि कुछ लोग जो है वो मस्जिद पर हमला कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस तरीके की तैयारी की गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके की अफवाह फैलाई, कैसे फैलाई? पुलिस इसकी जांच कर रही है। जितने लोग पकड़े गए हैं उनसे लगातार जांच हो रही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोबाइल लोकेशन, जो लोग जंतर मंतर पर थे, उनके मोबाइल लोकेशन क्या जहांगीरपुरी में मिले हैं? क्या वो जंतर मंतर के बाद यहां पर पहुंचे, या उन्होंने फोन किया, या फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल किया? किस तरीके से ये अफवाह फैलाई गई, इसको लेकर के भी जांच हो रही है। यानी कि लगातार जिस तरीके से एमएचए को दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है और उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत दंगे हुए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपराधिक षड्यंत्र के तहत दंगे हुए। मतलब साफ है कि सोची समझी साजिश थी, पहले से प्लानिंग थी। और क्या ऐसे में एसडीपीआई जो पीएफआई की जो विंग है, क्या उसने भड़काया लोगों को, क्या उसने यहां पर दंगे करवाए? इसको लेकर के जांच हो रही है। जी अमित, एक और जानकारी ये मिल रही है कि अंसार को बकायदा फोन करके बुलाया गया था, इमाम ने बातचीत की थी। अंसार के परिवार वाले, सोनू शेख के परिवार वाले ये बात कह रहे हैं कि पिस्टल नहीं थी, जब वो मौके पर पहुंचा उसको पिस्टल दी जाती है। यानी कि पूरी तरह से प्लान था कि सोनू शेख घर से बाहर निकलेगा, रास्ते में पिस्टल मिलेगी उसको, और वो शोभा यात्रा, तीसरी शोभा यात्रा जिस पर हमले की बात सामने आ रही है, उस पर हमला किया जाएगा। फुली प्लान था ये पूरा एक्शन, और जिसकी वजह से पूरी स्थिति बिगड़ी है जहांगीरपुरी उसके आसपास के इलाके में। देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं सोनू चिकना को पिस्टल कहां से मिली, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। परिवार उसका बचाव कर रही है, हम इसे बचाव बोलेंगे, क्यों कह रही है कि पिस्टल नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है कि पिस्टल उसके पास पहले से थी, कितने दिन पहले से थी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के जवाब उसने पुलिस को दिए उससे पुलिस संतुष्ट नहीं है। उसने ये जरूर बताया कि दिल्ली से उसने पिस्टल लिया। पिस्टल जो है वो लोकल थी, और साथ ही में कितने कारतूस थे उसके पास, इसको लेकर के उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि पिस्टल के साथ जब सोनू को
पकड़ा गया तो उस समय उसके पास कोई कारतूस नहीं था। मतलब कि क्या वो सारे कारतूस इस्तेमाल कर चुका था, क्या उसने फायरिंग की थी, जितने भी कारतूस थे उसने उतने के कारतूस जो थे वो चला दिए, और ये कारतूस उसे कहां से मिले थे, कितने की संख्या मिले थे, क्या उसे किस लिए ये बंदूक दिया गया था, किससे उसने लिया था, उसके लिए उसने फंड कहां से जुटाया, ये तमाम चीजें जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जहां तक बात इमाम की है उसका भी जो वो भी सस्पिशियस है, क्योंकि देखिए उसको लेकर के भी जांच हो रही है कि आखिर इमाम ने अंसार को बुलाया क्यों था। क्योंकि देखिए हम लगातार एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं किस तरीके से मस्जिद के ऊपर जो है भीड़ जुटी है। अंसार नीचे पहुंचता है जब इमाम का फोन जाता है, और 6-7 जो है वो लड़कों को साथ लेकर जाता है, और इमाम का घर चंद कदमों की दूरी पर ही है मस्जिद से। उसके बाद नीचे जो शोभा यात्रा गुजर रही थी उसमें लोगों के साथ वो बहस करता। और यहां भी देखिए साजिश है, यहां भी सोची समझी रणनीति है कि 2 रैलियां जो है, 2 शोभा यात्रा जो है वो निकल चुकी थी। क्योंकि अगर देखिए बीच में किसी और शोभा यात्रा पर अगर वो अटैक करते या पथराव करते तो उसके पीछे से जो लोग आ रहे थे उनका समर्थन मिलता। इसलिए उन्होंने इंतजार किया तीसरी शोभा यात्रा का, और तीसरी शोभा यात्रा भी जाने दिया सभी लोगों को, और बिल्कुल पीछे के लोग यानी कि जो शोभा यात्रा की पूछ थी उन लोगों पर इन्होंने पथराव किया। और उसके बाद जो है चलिए फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक पर, और